नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि अगर हमास तैयार हो जाता है तो इसराइल सीज फायर से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। It is an Israeli proposal, one that they arrived at after intense diplomacy with our own national security team. प्रस्ताव के ब्यौरे पर इस्राएली सरकार में ही एक मत नहीं। मैं मेक्सिको के उन लाखों लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ऐतिहासिक दिन पर हमें वोट देने का फैसला किया। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी क्लॉडिया शाइनबाउम। कल आएगा मतगणना का नतीजा, लेकिन सारे एग्जिट पोल में बन रही है बहुमत से एनडीए की सरकार। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? 295। चुनावी हलचल में सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव का विश्लेषण, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में नागपुर की एक जिला अदालत ने ब्रह्मोस एयरस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार जज एमवी देशपांडे ने अपने आदेश में कहा कि अग्रवाल को आईटी एक्ट की धारा 66F के तहत दंडनीय अपराध के लिए सीपीसी की धारा 235 और आर्टिफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स और गुएर्निका 37 चेंबर्स ने न्यूज क्लिक मामले में लगभग 40 पत्रकारों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 4 शीर्ष अफसरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और मानवाधिकार व अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट्स तथा गुएर्निका 37 चेंबर्स ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से ये प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बयान के अनुसार दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल सेल के 4 शीर्ष अधिकारी भारत में पत्रकारों पर अभूतपूर्व कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। ये काउंटर टेररिज्म सेल सीधे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है और अक्सर सरकार की आलोचना करने वाली आवाज़ों को धमकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को नोटिस भेजकर आज जवाब देने को कहा है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि जिलाधिकारियों को धमकाया जा रहा है। इस पर आयोग ने उन्हें रविवार को नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में जयराम रमेश ने 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने जयराम रमेश की इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि वो अपने आरोपों के पक्ष में सबूत या आंकड़े पेश करें और आज 3 जून की शाम तक जवाब दे दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूर्वी एशिया में यूक्रेन के समर्थन को जुटाने के लिए फिलीपींस की अघोषित यात्रा पर हैं। क्षेत्र के कुछ देश, विशेष रूप से चीन, यूक्रेन पर रूस के हमलों की निंदा करने के लिए आगे नहीं आए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ एक बैठक में ज़ेलेंस्की ने फिलीपींस को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। We are very thankful to be in your country and व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, हम आपके समर्थन के लिए आभारी हैं। समर्थन जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करता है। हमारे क्षेत्रों पर रूसी कब्जे के बारे में आपका स्टैंड और उसके पोजीशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हमारे लोग चाहते हैं कि हमारे देश में शांति आए और स्विट्जरलैंड में होने वाली शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी धन्यवाद। ये बहुत मजबूत संकेत हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज हमारे पास हमारा समर्थन करने वाले 100 से ज़्यादा देश हैं। सीरियाई की सरकारी मीडिया का कहना है कि उत्तरी शहर एलेप्पो के पास इजरायली हवाई हमले में कई लोग मारे गए हैं। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। देश के आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है और आज स्कूल बंद रखने का ऐलान भी किया गया। 9 जिलों में भूस्खलन से जुड़ी चेतावनी भी जारी की गई। और भारत का शेयर बाजार आज सुबह जबरदस्त उछाल के साथ खुला है। सेंसेक्स करीब 2000 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। वहीं निफ्टी प्री ओपनिंग में करीब 1000 अंकों की बढ़त के साथ खुला। शेयर बाजार में ये तेजी एग्जिट पोल्स के सामने आने के बाद देखी जा रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर।
अमेरिकी सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगर हमास तैयार हो जाता है तो इसराइल सीज फायर से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। अगर ये समझौता हुआ तो इसके तहत 6 हफ्ते के लिए गजा में युद्ध विराम लागू हो पाएगा। बीते हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बारे में एक योजना पेश की थी, एक प्लान पेश किया था। जी, इस प्लान के तहत स्थायी तौर पर युद्ध खत्म होने से पहले मानवीय मदद पहुंचाने के साथ साथ बंधकों की अदला बदली करने की बात भी की गई है। एबीसी के साथ एक इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने उम्मीद जताई कि युद्ध विराम पर जल्द ही कोई समझौता होगा। It is an Israeli proposal, one that they arrived at after intense diplomacy. जॉन किर्बी कह रहे हैं कि ये इसराइल का प्रस्ताव है जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और विदेश मंत्रालय के साथ कूटनीतिक बातचीत के बाद बना है। अब प्रस्ताव हमास को दे दिया गया है। ये हम हमास की आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से हमास के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया था, इसलिए उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द प्रस्ताव के पहले चरण को शुरू करने पर सहमत हो जाएंगे। पहले चरण में कुछ बुजुर्ग, बीमार और महिला बंधकों को बाहर निकालने की अनुमति दी जाएगी और 6 हफ्ते तक कोई हिंसा नहीं होगी। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा मानवीय मदद पहुंचेगी और उस वक्त दोनों पक्ष बैठेंगे, बातचीत करेंगे कि दूसरे चरण में क्या हो सकता है और ये कब शुरू हो सकता है। ये तो अमेरिका का पक्ष रहा। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि इसराइल ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित शांति समझौते की रूपरेखा पर सहमति तो जताई है, लेकिन इस पर अभी भी काम जो है वो किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का इस्राएली सरकार के कुछ नेताओं ने विरोध भी किया है। नेतन्याहू की पिछली टिप्पणियों को दोहराते हुए ओफिर फाल्क ने कहा कि हमास के नष्ट होने और इस्राएली बंधकों के रिहा होने तक जो कोई स्थायी युद्ध विराम है वो नहीं होगा। प्रधानमंत्री को दूरदराज गठबंधन के सहयोगियों ने चेतावनी दी है कि अगर वे अभी युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करते हैं तो वो उनकी सरकार को गिरा देंगे। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार वेन ग्विर ने इस योजना की तीखी आलोचना की। עסקה, כפי שפרטיה פורסמו, משמע ויתור על מיטוט חמאס, ויתור। इतमार कह रहे हैं कि समझौते के जिस तरह के ब्यौरे सामने आए हैं उसके मायने हैं कि हमास के खात्मे पर रियायत, युद्ध जारी रखने पर रियायत। ये एक लापरवाही भरा सौदा है। ये पूर्ण जीत नहीं है बल्कि हमास से हार है। अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस सौदे का नेतृत्व करते रहेंगे तो हम सरकार को ही खत्म कर देंगे। नेतन्याहू की लिकुद पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हनोज मिल्डुस्की ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। The Likud is not accepting that as a party. The majority of the Israeli public will not लिकुड accept एक that पार्टी as के रूप में इसे a स्वीकार नहीं कर रही है। इसराइली जनता का बहुमत इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसराइली नागरिकों के रूप में हम किसी भी ऐसे सौदे पर सहमत नहीं होंगे जिससे गजा में सत्ता हमास के पास रह जाए। ऐसा नहीं होगा। इसे दुनिया जितनी जल्द समझ ले उतना ही बेहतर है। और उधर हमास ने कहा है कि अगर इसराइल ऐसा करता है कि वो 3 चरणों वाले युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। सीधे पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, बहुत सारे प्रस्ताव आए और गए। पिछले 6 महीने से बहुत सारे शांति प्रस्ताव आए हैं जो कभी हमास नहीं मानता, कभी इसराइल नहीं मानता और उनकी कंडीशंस पर एक और कंडीशन। अब ये जो बाइडेन जिसमें सहमति जताई है और ये इसराइल की ओर से जो प्रस्ताव है, इसमें है क्या और लगता है कि इसमें कुछ उम्मीद बची है, होगा भी? देखिए, ये जिस प्रस्ताव की बात हो रही है यहाँ पर एक इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी सलाहकार के तरफ से ये कहा गया कि ये लगभग प्रस्ताव वही है जिसके लिए इस्राएल ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि अभी पिछले समझ ले तकरीबन 1.5 घंटे पहले यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद एक वीडियो के द्वारा बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने इशारा किया है कि ये वो नहीं है प्रस्ताव जिसको कि उनके वॉर कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि बंधकों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास उनकी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जिन लक्ष्यों को लेकर के आगे इसराइल चला था और वहां पर गजा में जो है युद्ध शुरू किया गया था, उन लक्ष्यों पर वो अभी भी जो है वो बरकरार है। वो जब तक लक्ष्य पूरे नहीं होते तब तक इस युद्ध को नहीं रोका जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये दबाव के तहत नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्री बेत्सलेल स्मोट्रिच और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी जो मिनिस्टर हैं इतमार बेन ग्विर, दोनों ने साफ तौर पर ये जो है उनको बता दिया है, चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इस प्रस्ताव पर अमल किया जाता है और इसराइल आगे बढ़ता है, इसे स्वीकृति देता है,
तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि अगर इस्राइल जो है बंधकों को रिहाई के लिए इसको मंजूरी देता है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू का साथ देंगी और उनकी सरकार को बचाए रखने में मदद करेंगी। ये तो चलिए इस प्रस्ताव की बात हो गई, लेकिन अभी भी काम किया जाना बाकी है। एक और बड़ी खबर आई कि गजा में इस्राइल की कार्रवाइयों को लेकर मालदीव में बढ़ते विरोध के बीच वहां की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और मालदीव ने अपने यहां इस्राइल के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कार्यालय ने रविवार को ये घोषणा की और मंत्रिमंडल ने कानूनों को बदलने का फैसला लिया। प्रेस रिलीज की। कुल मिलाकर मालदीव में इस्राएली जो नागरिक हैं उनके मतलब घुसने पर, प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस्राइल क्या किया? इस्राइल ने क्या किया है? देखिए, यहाँ पर इस्राएली विदेश मंत्रालय ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की इसके ठीक इस फैसले के, मालदीव के इस फैसले के बाद, और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जो भी इस्राएली नागरिक वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं वो वहां पर न जाएं, और जो भी इस्राएली नागरिक वहां पर मौजूद हैं उन्हें वापस आने के लिए जो है कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर वो वहां पर बने रहते हैं और कोई समस्या होती है तो इस्राएली सरकार जो है उनको मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए इस्राएली सरकार का कहना है कि न सिर्फ इस्राएली नागरिक बल्कि वो इस्राएली नागरिक जिनके पास किसी अन्य देश की भी नागरिकता है उन्हें भी सलाह दी जा रही है कि वो वापस वहां से बाहर निकल आए। तो ये साफ तौर पर एक जो है यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके लोगों को इस तरह की सलाह दी गई। लेकिन इस तरह का फैसला आखिरकार मालदीव की सरकार ने किया क्यों? देखिए, मालदीव के साथ बड़े अजीब से संबंध रहे हैं इस्राइल के। यहाँ पर तकरीबन 2010 से फिर से, मतलब पहले इस्राइल के साथ थोड़ी बातचीत चलती थी, फिर प्रतिबंध लगे। पहले भी मालदीव जो है वो प्रतिबंध लगा चुका है क्योंकि वो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, वहां पर बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है। लेकिन इधर हाल के पिछले कुछ सालों में अगर आप माने तो यहाँ पर उनके कई अधिकारी भी इस्राइल का दौरा कर चुके हैं। हालांकि ये सारे गुप्त दौरे हुए, और बात ये भी चल रही थी कि कूटनीतिक संबंध बनाने के दिशा में जो है प्रयास वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन गजा में युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर काफी विरोध है क्योंकि मुस्लिम बहुल आबादी है और वहां पर उस तरह की मांग होती रही है कि इस्राइल के साथ जो है इस्राइल पर दबाव डाला जाए, और इस्राइल के खिलाफ एक मुहिम सी वहां पर छिड़ी हुई है। इसके दबाव के तहत जो है मुइज़ू सरकार ने इस तरह का फैसला लिया। अगर इस्राइल की बात की जाए तो इस्राइल पर जिस शांति प्रस्ताव की हम बात कर रहे थे, मैं वापस उस पर आ रहा हूँ। सरकार के लिए आज कई मतलब विरोध प्रदर्शन भी हुए और लोगों ने डिमांड की कि बाइडेन आप हमारी बात सुनिए और किसी तरह से बंधकों को वापस लगाइए। विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। इससे सरकार पर कितना दबाव है कि वो शांति वार्ता और युद्ध प्रस्ताव पर बात करे और कम से कम इसको सील करे? जी, बेहद दबाव है। और आपको ये भी बताएं कि बंधकों के परिवारजन जो हैं वो भी यहाँ पर इस्राएली पार्लियामेंट में आज थे, और वहां पर एक भारतीय मूल का भी जो बंधक है वहां पर उसकी माँ जो है वो चिल्ला करके आज नेसेट में यानी कि इस्राएली पार्लियामेंट में वो लिकुद के एक पार्लियामेंट मेंबर को वो बार बार धमकी दे रही थी। वो ये भी कह रही थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी अगर तुम लोग इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते हो और बंधकों को वापस नहीं लाते हो। तो वहां काफी गहमा गहमी आज देखी गई। नेसेट के अंदर सड़कों पर चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं और बेहद दबाव जो है सरकार के ऊपर है। और ऐसा माना जा रहा है चूंकि बात ऐसी निकल कर आई थी कि ये प्रस्ताव वो है जिसे इस्राइल ने मंजूरी दी थी, तो इसलिए यहाँ काफी उम्मीद भी कल से दिख रही थी। हालांकि अभी जो बयान अभी जो जारी किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसके बाद थोड़ी मायूसी जो है सी दिख रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार अमेरिका ने एक तरह से कहें तो दृढ़ जो है प्रयास एक तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से देखा जा रहा है, जिसका काफी स्वागत किया है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने। और माना यह जा रहा है कि अगर अमेरिका जो है, क्योंकि अभी तक अमेरिका कई तरह के प्रतिबंध लगाता रहा है, पाबंदियां इस्राइल पर कई तरह की धमकियां आती रही हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा लग रहा है यहाँ लोगों को कि वो दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसलिए काफी उम्मीद भी जगी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र। तो इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए कि आखिरकार इस्राइल और गजा में चल क्या रहा है, युद्ध विराम को लेकर जो बातचीत चल रही है या जो होने वाला है वो आगे क्या होगा।
पॉडकास्ट में अब एक जरूरी सूचना आपको देनी जरूरी है। 4 जून सरकार बनने का गणित सुलझेगा या फिर उलझ जाएगा? हम तब आएंगे जब सरकार बनने की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी होगी। हम सुनाएंगे सरकार बनने की पूरी कहानी, और हाँ, आधे घंटे के लिए नहीं, 1 घंटे आप होंगे हमारे साथ में होंगे एक्सपर्ट्स और रिपोर्टर्स, मंगलवार शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। जुड़िए हमारे साथ बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट बीबीसी हिंदी के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा चैनल पर। दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। ये तो बात हुई कि हम क्या कल करने वाले हैं। पॉडकास्ट में आगे आप क्या सुनेंगे? कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है। चुनाव आयोग ने आज स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी बातें कही। bbchindi.com पर चुनाव आयोग ने क्या कहा वो आप पढ़ सकते हैं। और हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं यूट्यूब पर वो मैं पढ़ती हूँ। तो अजमल कुमार हैं जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं। पंकज कुमार हैं जो देश की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। शंभू शरण है जो यरूशलेम से हरेंद्र मिश्र की जो रिपोर्ट होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रशंसनीय रिपोर्ट है। मनोहर चमोली हैं जो इसराइल को पूरी दुनिया नहीं समझा पा रही है, ऐसा कह रहे हैं। मदन लाल हैं जो कह रहे हैं एग्जिट पोल जो हैं वो झूठे साबित हो सकते हैं। और मोहम्मद अमरुद्दीन हैं जो एग्जिट पोल की ही बात कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह हैं जो कह रहे हैं भयंकर गर्मी है और वैज्ञानिक तौर तरीके से देश को आगे बढ़ना चाहिए। भोगी लाल, घोर हीरा लाल हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं कुछ और कमेंट्स की बात करूँ तो कंदन गुप्ता है जो कह रहे हैं कि देश का विपक्ष कैसा होना चाहिए, इस पर कुछ बात की जानी चाहिए। हमारे साथ शमशाद समस्तीपुरी हैं जो इसराइल की बात कर रहे हैं। महेंद्र प्रताप है हमारे साथ, कुंदन गुप्ता हैं, दिलीप दत्ता हैं जो कह रहे हैं कि क्या कहूँ, इसराइल जो है कुछ कर रहा है, ऐसा वो लिखना चाह रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि आज से ये जो दिन भर पॉडकास्ट है, आज से आप इंस्टा पर भी लाइव सुन रहे हैं। फेसबुक के कमेंट ले लेते हैं। बिंदेश्वर पांडे कह रहे हैं कि एक तरफ नाटो देश अपने हथियारों को रूस की सीमा में आक्रमण करने की छूट दे रहा है और दूसरी तरफ चीन ईरान प्रॉक्सी वार कर रहा है। कुलदीप सिंह जाखड़ कह रहे हैं इसराइल अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऊपर से गजा में युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारी दबाव है। इसके अलावा मदन लाल निंबूरिया का आपने जिक्र कर ही दिया। फिलीपींस जैसे देश में ज़ेलेंस्की भड़का रहे हैं। जगदीश वर्मा, भारतीय मतदाता कल अपना फैसला सुनाएंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। सुबरन, मैक्सिको के चुनाव में इतिहास रचा गया है। मैक्सिको में क्लॉडिया शाइनबॉम ने बड़ी जीत हासिल की और देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। जी बिल्कुल मोहन, कल यानी रविवार को मेक्सिको में चुनाव हुए थे। मेक्सिको के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 61 साल की क्लॉडिया को 58 से 60% के बीच वोट मिले हैं। वो अपने मेंटर और मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की जगह लेंगी जो 1 अक्टूबर तक इस पद पर रहेंगे। जैसे जैसे रिजल्ट सामने आते गए उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हमारे पास अब पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अब तक केवल पुरुष राष्ट्रपति ही होते थे, लेकिन इस बार एक महिला राष्ट्रपति है। ये मेक्सिको के लिए ऐतिहासिक है। मेक्सिको के लोकतंत्र के 100 से ज्यादा सालों में ये पहली बार है कि एक महिला को ऐसे ऊंचे पद के लिए चुना गया है, इसलिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। तो जीत के बाद क्लॉडिया शाइनबॉम ने देश में हिंसा कम करने और महिलाओं के जीवन में यानी कि उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो मैक्सिको के लोगों को निराश नहीं करेंगी।
मैं मेक्सिको के उन लाखों लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ऐतिहासिक दिन पर हमें वोट देने का फैसला किया और हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की। ये इलेक्शन रिजल्ट हमारी राष्ट्रीय परियोजना पर लोगों की रजामंदी के बारे में बताता है। मैं आभारी हूँ कि 200 वर्षों में पहली बार मैं मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनूंगी। सुमरन, इस चुनाव में महिलाओं का दबदबा रहा है और चुनाव में उनका मुकाबला भी जो उनकी महिला प्रतिद्वंदी थी जोटिस गैल्वेज उनसे था और उन्होंने जब शाइनबॉम ये मुकाबला जीत गई तो बधाई दी। Siempre he sido demócrata. मैं हमेशा से एक डेमोक्रेट रही हूँ। मैं कानून का सम्मान करती हूँ। मैंने एक नागरिक के रूप में और राजनेता के रूप में यही किया है। राष्ट्रपति चुनाव मेरे पक्ष में नहीं है। मैंने डॉक्टर शाइनबॉम को फोन किया था और मेरी इच्छा है कि वो हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान करे। मोहन, अगर क्लॉडिया के राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो 2018 में क्लॉडिया शाइनबॉम मेक्सिको सिटी की ही पहली महिला मेयर बनी। इस पद पर वो 2023 तक रही थी। उसके बाद जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना था तो उन्होंने ये पद छोड़ दिया था। मेक्सिको की राजनीति और क्लॉडिया शाइनबॉम के बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ अमेरिकन स्टडीज में लैटिन अमेरिकी देशों के विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर अपराजिता से। अच्छा, पहले तो मैं मेक्सिको के बैकग्राउंड दे दूं। ये एक स्पेनिश कॉलोनी था। 1810 से 1821 के बीच में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 1821 में लिबरेट हुआ था, तो उस समय से ये रिपब्लिक है। और अगर आप मेक्सिको की पॉलिटिक्स देखें तो ये एक माचिस्ता सोसाइटी है, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। और इंटरेस्टिंगली एक वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी या जिसको PRI बोलते हैं, जिसने 1928 से 2000 तक हमेशा ये पावर में रहा है। तो अगर हम देखें तो ये कहने के लिए एक डेमोक्रेसी था, बट इट वाज अ सॉर्ट ऑफ वन पार्टी डेमोक्रेसी था। तो इससे निकलकर फिर हम जब आगे आते हैं, वहाँ पे एक कल्चर आया है कोलिशन का। तो जो अभी क्लाउडिया शाइनबॉम है वो एक वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट है अब तो, और वो लीड करती हैं एक लेफ्ट विंग कोलिशन को। इस लेफ्ट विंग कोलिशन का नाम है लेट्स कंटिन्यू टू मेक हिस्ट्री। और इंटरेस्टिंगली ये जो कोलिशन है उसमें इनके जो प्रीडिसेसर हैं उनका नाम है आंद्रेस मानुएल लापिज ओब्राडोर, और उनको वहाँ पे एक्रोनिम बोलने की बहुत कल्चर है, तो AMLO, तो उनको आमलो बुलाते हैं। तो ये जो आमलो थे, इन्होंने एक नेशनल रीजेनरेशन पार्टी की शुरुआत की थी। उस पार्टी का नाम था मोरेना। तो ये जो क्लाउडिया शाइनबॉम है वो एसेंशियली इस मोरेना पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उनका एक कोलिशन है जिसमें लेबर पार्टी भी है और एक इवेंजेलिकल कंजर्वेटिव पार्टी है। अब अगर इनकी बैकग्राउंड में बताऊं तो ये एक एनर्जी इंजीनियर हैं। ये फॉर्मर मेयर ऑफ मेक्सिको सिटी रही हैं, तो इसलिए इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। काफी वेल रेड हैं, फ्री थिंकर हैं, एक जू फैमिली से आती हैं एंड बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। और इनके जो मेंटोर हैं वो आमलो हैं। तो ये कहा जाता है कि ये आमलो को नीतियों को आगे बढ़ाने का दारोमदार है इन पे। और ये एक बर्कले ग्रेजुएट है, तो इनकी अंग्रेजी पे बहुत अच्छी पकड़ है। अपराजिता, ये बताएं कि इस बार चुनाव में अहम मुद्दे क्या थे और मेक्सिको में स्त्री हत्या एक बड़ी समस्या है, तो इस तरह का बदलाव आखिर अब क्या दर्शाता है? एक तो ये हो गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। सेकंड है कि यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा है, जैसे आपने सुना होगा चुनावों में बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। तीसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे फेमिसाइड की। स्त्री हत्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ पे एक डेटा है जिसमें ऑलमोस्ट एवरी डे 10 women are murdered, और इस बार की इलेक्शन में खास करके बहुत पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है और विमेन ज्यादा उन्होंने इस वायलेंस को फेस किया है। तो एक होगा प्रॉब्लम कि पैसे कहाँ से आएंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकंड होगा रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स। तीसरा प्रॉब्लम होगा ये पॉलिटिकल वायलेंस को कर्ब करना। और चौथा है ये ड्रग रिलेटेड जो मिलिटराइजेशन हो गया है उसको क्लैंप करना, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये इस तरह से ये 4 मुद्दे बहुत अहम हैं मेक्सिको की इलेक्शन में। तो मेक्सिको में चुनाव संपन्न हुआ और मेक्सिको को पहली महिला राष्ट्रपति भी मिल गई। और अब बात करते हैं चुनावी हलचल की।
तो कल है सुमिरन 4 तारीख और 4 तारीख यानी कि वो दिन जब लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा आ जाएगा और ये सारा जो खेल है ना, ये शुरू के मतलब 12 दोपहर के 12 या 2 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो अब लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 1 जून को जो लास्ट फेज का इलेक्शन हुआ था, वोटिंग हुई थी, उसके बाद जो एग्जिट पोल आए उस पर चर्चाएं गर्म हो गई। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत दिखाई गई, मिलना तय दिखाया गया है। और इस एग्जिट पोल के आने के बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां बीजेपी नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, वहीं कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल्स जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। राहुल गांधी को सुनते हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? 295। तो ये तो राहुल गांधी थे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत होंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सुधांशु त्रिवेदी जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मतलब इनकी हालत जानते क्या हो गई है? जैसे पुराने जमाने के बिगड़े दिल शहजादे होते थे ना, हम गलत नहीं हो सकते, सब गलत है। इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, कोर्ट गलत हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत हो सकती है, जनता गलत हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, ईमानदारी से चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करिए। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तो अब 24 घंटे की भी बात नहीं रह गई है। 24 घंटे की बात नहीं रह गई सुमिरन जी। एक्चुअली सुधांशु त्रिवेदी जो है विपक्ष के हमलों पर बात कर रहे थे। विपक्ष ने जो इल्जाम लगाए थे, कई आरोप लगाए थे, उसका जवाब दे रहे थे। शामिल करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को। संजीव जी, ये इतने सारे एग्जिट पोल की जो कहानी है वो बीजेपी को जिता रही है, कहानी कहती क्या है, आप क्या देखते हैं? एग्जिट पोल तो कमाल के आए हैं मोहनलाल जी। मतलब जैसे कोई चुनावी नतीजे नहीं, सुनामी की घोषणा है। करीब करीब सारे एग्जिट पोल्स, जितनी बड़ी एजेंसीज हैं या बड़े चैनल्स जिन्होंने कंडक्ट करे, आप एक मोटा औसत निकालें तो 350 से 400 के बीच में एनडीए की सीट्स दे रहे हैं सारे एग्जिट पोल, जो मतलब प्रचंड बहुमत है। अब क्या यही फिगर्स और यही आंकड़े या यही नतीजे कल जब चुनाव परिणाम आते हैं उसमें परिलक्षित होते हैं तो कितने हद तक होते हैं, नहीं होते तो कितना इस टारगेट से मिस करते हैं। लेकिन आप बहुत ही कमाल, मैं तो बहुत ही अचंभित हूँ, क्योंकि मेरी समझ में आंकड़ा इससे काफी कम होना चाहिए था। मुझे लगता था हमेशा की सरकार तो बन जाएगी ये, लेकिन ऐसा बहुमत, और मुझे तो लगता था कि 272 की चुनौती चल रही है, यहाँ तो चुनौती 350 के पार हो गई है। तो इसमें तो क्या कर सकते हैं। और ऐसी एजेंसीज जैसे माय इंडिया टुडे की माय एक्सेस जो पोल एजेंसी है, पोलस्टर्स है, प्रदीप गुप्ता, जिसने पिछले सालों में काफी अच्छा नाम कमाया है। मतलब बाय एंड लार्ज उसकी 80% की स्ट्राइक रेट है रफली। बस ये जरूर हैरानी की बात है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी भी इलेक्शन में कि सारे पोलस्टर्स डायरेक्शन एक हो सकता है लेकिन नंबर्स में भी इतनी समानता है, ऐसा अमूमन होता नहीं। तो ये एक जरूर और गौर करने वाली बात है, या जिस पे मेरा ध्यान गया है कि इतनी कमाल की कंसिस्टेंसी और एक समानता सभी पोलिंग एजेंसीज में, वो भी एक नई चीज है। अगर आप न्यूज़ 24 चाणक्य के सर्वे की बात करें तो पिछले 2 बार से इनके सर्वे ठीक साबित हो रहे थे। एक का नाम आपने बता ही दिया और उनका भी आंकड़ा यही है। देखिए, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और जो पेशे से प्रोफेशनल लोग पोलिंग ये सर्वेस कंडक्ट करते हैं, गलत कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं उनकी बेसिक इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नहीं करता कभी। ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम भी घूमे हैं इलेक्शन में, हम भी अलग अलग स्टेट्स गए हैं, 10-12 दिन सड़क नापी है इस चुनाव में, तो उसमें महाराष्ट्र में जैसे इतने दिन थे, आंध्रा में थे, तेलंगाना में थे, राजस्थान घूमो। लेकिन एक और जो मजेदार बात है, अब जैसे राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में जो एग्जिट पोल्स हैं वो वही आंकड़ा दे रहे हैं जो मेरे दिमाग में था, 18-7 के आसपास, 18 बीजेपी की 7 कांग्रेस की। उससे मुझे जहां कभी तो मैं बड़े अविश्वास के साथ देखता हूँ और हैरत के साथ देखता हूँ, और कभी मुझे लगता है यार ये एग्जिट पोल कम से कम उस राज्य में तो बिल्कुल सही माफिक बैठ रहे हैं जहाँ की मैं भी थोड़ी गुना भाग बेहतर समझता हूँ। और प्रधानमंत्री और बीजेपी तो बिल्कुल इस तर्ज पे आ गए जैसे शपथ हो चुकी है ना, नए मंत्रिमंडल के गठन की चर्चाएं, लंबी बैठकें, तो बड़ा जबरदस्त तो कॉन्फिडेंस
और उसके हिसाब से ये पूरी मैसेजिंग, पूरा जो एक ऑप्टिक्स बन गई है कि अब जैसे कल तो रस्म अदायगी है, मतलब बाकी सब तो हो चुका है, लेकिन जैसे हम जानते हैं असली नतीजे तो कल ही आने हैं। असली नतीजे कल आने हैं और कल ही हम भी आएंगे 1 घंटे का दिन भर लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जाने से पहले जाने से पहले स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, तो वो है मेंस T20 वर्ल्ड कप जो शुरू हो चुका है। जहां तक भारत की बात है तो भारत का पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट में होगा जून 5 को, लेकिन सबकी नज़र होगी भारत पाकिस्तान मुकाबले की जो होगा जून 9 को न्यूयॉर्क में। नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि अगर हमास तैयार हो जाता है तो इसराइल सीज फायर से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। It is an Israeli proposal, one that they arrived at after intense diplomacy with our own national security team. प्रस्ताव के ब्यौरे पर इस्राएली सरकार में ही एक मत नहीं। मैं मेक्सिको के उन लाखों लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ऐतिहासिक दिन पर हमें वोट देने का फैसला किया। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी क्लॉडिया शाइनबाउम। कल आएगा मतगणना का नतीजा, लेकिन सारे एग्जिट पोल में बन रही है बहुमत से एनडीए की सरकार। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? 295। चुनावी हलचल में सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव का विश्लेषण, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में नागपुर की एक जिला अदालत ने ब्रह्मोस एयरस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार जज MV देशपांडे ने अपने आदेश में कहा कि अग्रवाल को IT एक्ट की धारा 66F के तहत दंडनीय अपराध के लिए CPC की धारा 235 और आर्टिफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स और गुएर्निका 37 चेंबर्स ने न्यूज क्लिक मामले में लगभग 40 पत्रकारों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 4 शीर्ष अफसरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और मानवाधिकार व अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट्स तथा गुएर्निका 37 चेंबर्स ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से ये प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बयान के अनुसार दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल सेल के 4 शीर्ष अधिकारी भारत में पत्रकारों पर अभूतपूर्व कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। ये काउंटर टेररिज्म सेल सीधे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है और अक्सर सरकार की आलोचना करने वाली आवाज़ों को धमकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को नोटिस भेजकर आज जवाब देने को कहा है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि जिलाधिकारियों को धमकाया जा रहा है। इस पर आयोग ने उन्हें रविवार को नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में जयराम रमेश ने 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने जयराम रमेश की इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि वो अपने आरोपों के पक्ष में सबूत या आंकड़े पेश करें और आज 3 जून की शाम तक जवाब दे दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूर्वी एशिया में यूक्रेन के समर्थन को जुटाने के लिए फिलीपींस की अघोषित यात्रा पर हैं। क्षेत्र के कुछ देश, विशेष रूप से चीन, यूक्रेन पर रूस के हमलों की निंदा करने के लिए आगे नहीं आए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ एक बैठक में ज़ेलेंस्की ने फिलीपींस को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। We are very thankful to be in your country and व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, हम आपके समर्थन के लिए आभारी हैं। समर्थन जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करता है। हमारे क्षेत्रों पर रूसी कब्जे के बारे में आपका स्टैंड और उसके पोजीशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हमारे लोग चाहते हैं कि हमारे देश में शांति आए और स्विट्जरलैंड में होने वाली शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी धन्यवाद। ये बहुत मजबूत संकेत हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज हमारे पास हमारा समर्थन करने वाले 100 से ज़्यादा देश हैं। सीरिया की सरकारी मीडिया का कहना है कि उत्तरी शहर एलेप्पो के पास इजरायली हवाई हमले में कई लोग मारे गए हैं। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। देश के आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है और आज स्कूल बंद रखने का ऐलान भी किया गया। 9 जिलों में भूस्खलन से जुड़ी चेतावनी भी जारी की गई।
और भारत का शेयर बाजार आज सुबह जबरदस्त उछाल के साथ खुला है। सेंसेक्स करीब 2000 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। वहीं निफ्टी प्री ओपनिंग में करीब 1000 अंकों की बढ़त के साथ खुला। शेयर बाजार में ये तेजी एग्जिट पोल्स के सामने आने के बाद देखी जा रही है। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। अमेरिकी सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगर हमास तैयार हो जाता है तो इसराइल सीज फायर से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। अगर ये समझौता हुआ तो इसके तहत 6 हफ्ते के लिए गजा में युद्ध विराम लागू हो पाएगा। बीते हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बारे में एक योजना पेश की थी, एक प्लान पेश किया था। जी, इस प्लान के तहत स्थायी तौर पर युद्ध खत्म होने से पहले मानवीय मदद पहुंचाने के साथ साथ बंधकों की अदला बदली करने की बात भी की गई है। एबीसी के साथ एक इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने उम्मीद जताई कि युद्ध विराम पर जल्द ही कोई समझौता होगा। It is an Israeli proposal, one that they arrived at after intense diplomacy. जॉन किर्बी कह रहे हैं कि ये इसराइल का प्रस्ताव है जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और विदेश मंत्रालय के साथ कूटनीतिक बातचीत के बाद बना है। अब प्रस्ताव हमास को दे दिया गया है। ये हम हमास की आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से हमास के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया था, इसलिए उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द प्रस्ताव के पहले चरण को शुरू करने पर सहमत हो जाएंगे। पहले चरण में कुछ बुजुर्ग, बीमार और महिला बंधकों को बाहर निकालने की अनुमति दी जाएगी और 6 हफ्ते तक कोई हिंसा नहीं होगी। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा मानवीय मदद पहुंचेगी और उस वक्त दोनों पक्ष बैठेंगे, बातचीत करेंगे कि दूसरे चरण में क्या हो सकता है और ये कब शुरू हो सकता है। ये तो अमेरिका का पक्ष रहा। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि इसराइल ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित शांति समझौते की रूपरेखा पर सहमति तो जताई है, लेकिन इस पर अभी भी काम जो है वो किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का इसराइली सरकार के कुछ नेताओं ने विरोध भी किया है। नेतन्याहू की पिछली टिप्पणियों को दोहराते हुए ओफिर फाल्क ने कहा कि हमास के नष्ट होने और इस्राएली बंधकों के रिहा होने तक जो कोई स्थायी युद्ध विराम है वो नहीं होगा। प्रधानमंत्री को दूरदराज गठबंधन के सहयोगियों ने चेतावनी दी है कि अगर वे अभी युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करते हैं तो वो उनकी सरकार को गिरा देंगे। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार वेन ग्वेर ने इस योजना की तीखी आलोचना की। עסקה, כפי שפרטיה פורסמו, משמע ויתור על מיטוט חמאס. ויתור. इतमार कह रहे हैं कि समझौते के जिस तरह के ब्यौरे सामने आए हैं उसके मायने हैं कि हमास के खात्मे पर रियायत, युद्ध जारी रखने पर रियायत, ये एक लापरवाही भरा सौदा है। ये पूर्ण जीत नहीं है बल्कि हमास से हार है। अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस सौदे का नेतृत्व करते रहेंगे तो हम सरकार को ही खत्म कर देंगे। नेतन्याहू की लिकुद पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हनोज मिल्डुस्की ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। The Likud is not accepting that as a party. The majority of the Israeli public will not लिकुड एक पार्टी के रूप में इसे स्वीकार नहीं कर रही है। इसराइली जनता का बहुमत इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसराइली नागरिकों के रूप में हम किसी भी ऐसे सौदे पर सहमत नहीं होंगे जिससे गजा में सत्ता हमास के पास रह जाए। ऐसा नहीं होगा। इसे दुनिया जितनी जल्द समझ ले उतना ही बेहतर है। और उधर हमास ने कहा है कि अगर इसराइल ऐसा करता है कि वो 3 चरणों वाले युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। सीधे पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, बहुत सारे प्रस्ताव आए और गए। पिछले 6 महीने से बहुत सारे शांति प्रस्ताव आए हैं जो कभी हमास नहीं मानता, कभी इसराइल नहीं मानता और उनकी कंडीशंस पर एक और कंडीशन। अब ये जो बाइडेन जिसमें सहमति जताई है और ये इसराइल की ओर से जो प्रस्ताव है, इसमें है क्या और लगता है कि इसमें कुछ उम्मीद बची है, होगा भी? देखिए, ये जिस प्रस्ताव की बात हो रही है यहाँ पर एक इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी सलाहकार के तरफ से ये कहा गया कि ये लगभग प्रस्ताव वही है जिसके लिए इस्राएल ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि अभी पिछले समझ ले तकरीबन 1.5 घंटे पहले यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद एक वीडियो के द्वारा बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने इशारा किया है कि ये वो नहीं है प्रस्ताव जिसको कि उनके वॉर कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि बंधकों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास उनकी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जिन लक्ष्यों को लेकर के आगे इसराइल चला था और वहां पर गजा में जो है युद्ध शुरू किया गया था, उन लक्ष्यों पर वो अभी भी जो है
वो बरकरार है। वो जब तक लक्ष्य पूरे नहीं होते तब तक इस युद्ध को नहीं रोका जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये दबाव के तहत नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्री बेत्सलेल स्मोट्रिच और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी जो मिनिस्टर हैं इतामार बेन-ग्वीर, दोनों ने साफ तौर पर ये जो है उनको बता दिया है, चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इस प्रस्ताव पर अमल किया जाता है और इस्राइल आगे बढ़ता है, इसे स्वीकृति देता है, तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि अगर इस्राइल जो है बंधकों को रिहाई के लिए इसको मंजूरी देता है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू का साथ देंगी और उनकी सरकार को बचाए रखने में मदद करेंगी। ये तो चलिए इस प्रस्ताव की बात हो गई, लेकिन अभी भी काम किया जाना बाकी है। एक और बड़ी खबर आई कि गजा में इस्राइल की कार्रवाइयों को लेकर मालदीव में बढ़ते विरोध के बीच वहां की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और मालदीव ने अपने यहाँ इस्राइल के लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कार्यालय ने रविवार को ये घोषणा की और मंत्रिमंडल ने कानूनों को बदलने का फैसला लिया। प्रेस रिलीज की। कुल मिलाकर मालदीव में इस्राएली जो नागरिक हैं उनके घुसने पर, प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस्राइल ने क्या किया है? देखिए, यहाँ पर इस्राएली विदेश मंत्रालय ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की इसके ठीक इस फैसले मालदीव के इस फैसले के बाद, और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जो भी इस्राएली नागरिक वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं वो वहां पर न जाएं, और जो भी इस्राएली नागरिक वहां पर मौजूद हैं उन्हें वापस आने के लिए जो है कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर वो वहां पर बने रहते हैं और कोई समस्या होती है तो इस्राएली सरकार जो है उनको मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए इस्राएली सरकार का कहना है कि न सिर्फ इस्राएली नागरिक बल्कि वो इस्राएली नागरिक जिनके पास किसी अन्य देश की भी नागरिकता है, उन्हें भी सलाह दी जा रही है कि वो वापस वहां से बाहर निकल आए। तो ये साफ तौर पर एक जो है यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके लोगों को इस तरह की सलाह दी गई। लेकिन इस तरह का फैसला आखिरकार मालदीव की सरकार ने किया क्यों? देखिए, मालदीव के साथ बड़े अजीब से संबंध रहे हैं इस्राइल के। यहाँ पर तकरीबन 2010 से फिर से पहले इस्राइल के साथ थोड़ी बातचीत चलती थी, फिर प्रतिबंध लगे। पहले भी मालदीव जो है वो प्रतिबंध लगा चुका है क्योंकि वो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, वहां पर बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है। लेकिन इधर हाल के पिछले कुछ सालों में अगर आप माने तो यहाँ पर उनके कई अधिकारी भी इस्राइल का दौरा कर चुके हैं। हालांकि ये सारे गुप्त दौरे हुए, और बात ये भी चल रही थी कि कूटनीतिक संबंध बनाने के दिशा में जो है प्रयास वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन गजा में युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर काफी विरोध है, क्योंकि मुस्लिम बहुल आबादी है और वहां पर उस तरह की मांग होती रही है कि इस्राइल के साथ जो है इस्राइल पर दबाव डाला जाए, और इस्राइल के खिलाफ एक मुहिम सी वहां पर छिड़ी हुई है। इसके दबाव के तहत जो है मुइज़ू सरकार ने इस तरह का फैसला लिया। अगर इस्राइल की बात की जाए तो इस्राइल पर जिस शांति प्रस्ताव की हम बात कर रहे थे, मैं वापस उस पर आ रहा हूँ। सरकार के लिए आज कई विरोध प्रदर्शन भी हुए और लोगों ने डिमांड की कि बाइडेन आप हमारी बात सुनिए और किसी तरह से बंधकों को वापस लगाइए। विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। इससे सरकार पर कितना दबाव है कि वो शांति वार्ता और युद्ध प्रस्ताव पर बात करे और कम से कम इसको सील करे? जी, बेहद दबाव है। और आपको ये भी बताएं कि बंधकों के परिवारजन जो हैं वो भी यहाँ पर इस्राएली पार्लियामेंट में आज थे, और वहां पर एक भारतीय मूल का भी जो बंधक है वहां पर, उसकी माँ जो है वो चिल्ला करके आज नेसेट में यानी कि इस्राएली पार्लियामेंट में वो लिकुद के एक पार्लियामेंट मेंबर को वो बार बार धमकी दे रही थी। वो ये भी कह रही थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी अगर तुम लोग इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते हो और बंधकों को वापस नहीं लाते हो। तो वहां काफी गहमा-गहमी आज देखी गई। नेसेट के अंदर सड़कों पर चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं और बेहद दबाव जो है सरकार के ऊपर है। और ऐसा माना जा रहा है, चूंकि बात ऐसी निकल कर आई थी कि ये प्रस्ताव वो है जिसे इस्राइल ने मंजूरी दी थी, तो इसलिए यहाँ काफी उम्मीद भी कल से दिख रही थी। हालांकि अभी जो बयान अभी जो जारी किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसके बाद थोड़ी मायूसी जो है सी दिख रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार अमेरिका ने एक तरह से
कहें तो दृढ़ जो है प्रयास एक तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से देखा जा रहा है, जिसका काफी स्वागत किया है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने। और माना यह जा रहा है कि अगर अमेरिका जो है, क्योंकि अभी तक अमेरिका कई तरह के प्रतिबंध लगाता रहा है, पाबंदियां इसराइल पर, कई तरह की धमकियां आती रही हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा लग रहा है यहाँ लोगों को कि वो दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इसलिए काफी उम्मीद भी जगी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र। तो इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए कि आखिरकार इसराइल और गजा में चल क्या रहा है, युद्ध विराम को लेकर जो बातचीत चल रही है या जो होने वाला है वो आगे क्या होगा। पॉडकास्ट में अब एक ज़रूरी सूचना आपको देनी ज़रूरी है। 4 जून सरकार बनने का गणित सुलझेगा या फिर उलझ जाएगा? हम तब आएंगे जब सरकार बनने की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी होगी। हम सुनाएंगे सरकार बनने की पूरी कहानी। और हाँ, आधे घंटे के लिए नहीं, 1 घंटे आप होंगे हमारे साथ में होंगे एक्सपर्ट्स और रिपोर्टर्स, मंगलवार शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। जुड़िए हमारे साथ BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट BBC हिंदी के फेसबुक, YouTube और इंस्टा चैनल पर। दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। ये तो बात हुई कि हम क्या कल करने वाले हैं। पॉडकास्ट में आगे आप क्या सुनेंगे? कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में ARO की टेबल पे आदमी नहीं है। चुनाव आयोग ने आज स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी बातें कहीं। bbchhindi.com पर चुनाव आयोग ने क्या कहा वो आप पढ़ सकते हैं। और हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं YouTube पर वो मैं पढ़ती हूँ। तो अजमल कुमार हैं जो EVM की बात कर रहे हैं, EVM हटाने की बात कर रहे हैं। पंकज कुमार हैं जो देश की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। शंभू शरण है जो यरूशलेम से हरेंद्र मिश्र की जो रिपोर्ट होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रशंसनीय रिपोर्ट है। मनोहर चमोली हैं जो इसराइल को पूरी दुनिया नहीं समझा पा रही है, ऐसा कह रहे हैं। मदन लाल हैं जो कह रहे हैं एग्जिट पोल जो हैं वो झूठे साबित हो सकते हैं। और मोहम्मद अमरुद्दीन हैं जो एग्जिट पोल की ही बात कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह हैं जो कह रहे हैं भयंकर गर्मी है और वैज्ञानिक तौर तरीके से देश को आगे बढ़ना चाहिए। भोगी लाल, घोर हीरा लाल हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं कुछ और कमेंट्स की बात करूँ तो कंदन गुप्ता है जो कह रहे हैं कि देश का विपक्ष कैसा होना चाहिए, इस पर कुछ बात की जानी चाहिए। हमारे साथ शमशाद समस्तीपुरी हैं जो इसराइल की बात कर रहे हैं। महेंद्र प्रताप हैं हमारे साथ, कुंदन गुप्ता हैं, दिलीप दत्ता हैं जो कह रहे हैं कि क्या कहूँ, इसराइल जो है कुछ कर रहा है, ऐसा वो लिखना चाह रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि आज से ये जो दिन भर पॉडकास्ट है, आज से आप इंस्टा पर भी लाइव सुन रहे हैं। फेसबुक के कमेंट ले लेते हैं। बिंदेश्वर पांडे कह रहे हैं कि एक तरफ नाटो देश अपने हथियारों को रूस की सीमा में आक्रमण करने की छूट दे रहा है और दूसरी तरफ चीन ईरान प्रॉक्सी वार कर रहा है। कुलदीप सिंह जाखड़ कह रहे हैं इसराइल अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऊपर से गजा में युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारी दबाव है। इसके अलावा मदन लाल नेबूरिया का आपने जिक्र कर ही दिया। फिलीपींस जैसे देश में ज़ेलेंस्की भड़का रहे हैं। जगदीश वर्मा, भारतीय मतदाता कल अपना फैसला सुनाएंगे। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। सुबरन, मैक्सिको के चुनाव में इतिहास रचा गया है। मैक्सिको में क्लाउडिया शाइनबॉम ने बड़ी जीत हासिल की और देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। जी बिल्कुल मोहन, कल यानी रविवार को मेक्सिको में चुनाव हुए थे। मेक्सिको के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 61 साल की क्लाउडिया को 58 से 60% के बीच वोट मिले हैं। वो अपने मेंटर और मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की जगह लेंगी, जो 1 अक्टूबर तक इस पद पर रहेंगे। जैसे जैसे रिजल्ट सामने आते गए, उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हमारे पास अब पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अब तक केवल पुरुष राष्ट्रपति ही होते थे, लेकिन इस बार एक महिला राष्ट्रपति है।
historic night for Mexico. This is the first time in more ये than मेक्सिको के लिए ऐतिहासिक है। मेक्सिको के लोकतंत्र के 100 से ज्यादा सालों में ये पहली बार है कि एक महिला को ऐसे ऊंचे पद के लिए चुना गया है, इसलिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। तो जीत के बाद क्लॉडिया शाइनबॉम ने देश में हिंसा कम करने और महिलाओं के जीवन में यानी कि उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो मैक्सिको के लोगों को निराश नहीं करेंगी। मैं मेक्सिको के उन लाखों लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ऐतिहासिक दिन पर हमें वोट देने का फैसला किया और हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की। ये इलेक्शन रिजल्ट हमारी राष्ट्रीय परियोजना पर लोगों की रजामंदी के बारे में बताता है। मैं आभारी हूँ कि 200 वर्षों में पहली बार मैं मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनूंगी। सुमरन, इस चुनाव में महिलाओं का दबदबा रहा है और चुनाव में उनका मुकाबला भी जो उनकी महिला प्रतिद्वंदी थी जोटिस गैलवेज उनसे था और उन्होंने जब शाइनबॉम ये मुकाबला जीत गई तो बधाई दी। Siempre he sido demócrata. मैं हमेशा से एक डेमोक्रेट रही हूँ। मैं कानून का सम्मान करती हूँ। मैंने एक नागरिक के रूप में और राजनेता के रूप में यही किया है। राष्ट्रपति चुनाव मेरे पक्ष में नहीं है। मैंने डॉक्टर शाइनबॉम को फोन किया था और मेरी इच्छा है कि वो हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान करे। मोहन, अगर क्लॉडिया के राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो 2018 में क्लॉडिया शाइनबॉम मेक्सिको सिटी की ही पहली महिला मेयर बनी। इस पद पर वो 2023 तक रही थी। उसके बाद जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना था तो उन्होंने ये पद छोड़ दिया था। मेक्सिको की राजनीति और क्लॉडिया शाइनबॉम के बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ अमेरिकन स्टडीज में लैटिन अमेरिकी देशों के विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर अपराजिता से। अच्छा, पहले तो मैं मेक्सिको के बैकग्राउंड दे दूं। ये एक स्पेनिश कॉलोनी था। 1810 से 1821 के बीच में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 1821 में लिबरेट हुआ था, तो उस समय से ये रिपब्लिक है। और अगर आप मेक्सिको की पॉलिटिक्स देखें तो ये एक माचिस्ता सोसाइटी है, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। और इंटरेस्टिंगली एक वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी या जिसको PRI बोलते हैं, जिसने 1928 से 2000 तक हमेशा ये पावर में रहा है। तो अगर हम देखें तो ये कहने के लिए एक डेमोक्रेसी था, बट इट वाज अ सॉर्ट ऑफ वन पार्टी डेमोक्रेसी था। तो इससे निकलकर फिर हम जब आगे आते हैं, वहाँ पे एक कल्चर आया है कोलिशन का। तो जो अभी क्लाउडिया शाइनबॉम है वो एक वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट है अब तो, और वो लीड करती हैं एक लेफ्ट विंग कोलिशन को। इस लेफ्ट विंग कोलिशन का नाम है लेट्स कंटिन्यू टू मेक हिस्ट्री। और इंटरेस्टिंगली ये जो कोलिशन है उसमें इनके जो प्रीडिसेसर हैं उनका नाम है आंद्रेस मानुएल लापिज ओब्राडोर, और उनको वहाँ पे एक्रोनिम बोलने की बहुत कल्चर है, तो AMLO, तो उनको आमलो बुलाते हैं। तो ये जो आमलो थे, इन्होंने एक नेशनल रीजेनरेशन पार्टी की शुरुआत की थी। उस पार्टी का नाम था मोरेना। तो ये जो क्लाउडिया शाइनबॉम है वो एसेंशियली इस मोरेना पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उनका एक कोलिशन है जिसमें लेबर पार्टी भी है और एक इवेंजेलिकल कंजर्वेटिव पार्टी है। अब अगर इनकी बैकग्राउंड में बताऊं तो ये एक एनर्जी इंजीनियर हैं। ये फॉर्मर मेयर ऑफ मेक्सिको सिटी रही हैं, तो इसलिए इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। काफी वेल रेड हैं, फ्री थिंकर हैं, एक जू फैमिली से आती हैं एंड बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। और इनके जो मेंटोर हैं वो आमलो हैं। तो ये कहा जाता है कि ये आमलो को नीतियों को आगे बढ़ाने का दारोमदार है इन पे। और ये एक बर्कले ग्रेजुएट है, तो इनकी अंग्रेजी पे बहुत अच्छी पकड़ है। अपराजिता, ये बताएं कि इस बार चुनाव में अहम मुद्दे क्या थे, और मेक्सिको में स्त्री हत्या एक बड़ी समस्या है, तो इस तरह का बदलाव आखिर अब क्या दर्शाता है? एक तो ये हो गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। सेकंड है कि यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा है, जैसे आपने सुना होगा चुनावों में बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। तीसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे फेमिसाइड की, स्त्री हत्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ पे एक डेटा है जिसमें ऑलमोस्ट एवरी डे 10 women are murdered, और इस बार के इलेक्शन में खास करके बहुत पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है और विमेन ज्यादा उन्होंने इस वायलेंस को फेस किया है।
तो एक होगा प्रॉब्लम कि पैसे कहाँ से आएंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकंड होगा रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स। तीसरा प्रॉब्लम होगा ये पॉलिटिकल वायलेंस को कर्ब करना। और चौथा है ये ड्रग रिलेटेड जो मिलिटराइजेशन हो गया है उसको क्लैंप करना, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये इस तरह से ये 4 मुद्दे बहुत अहम हैं मेक्सिको की इलेक्शन में। तो मैक्सिको में चुनाव संपन्न हुआ और मैक्सिको को पहली महिला राष्ट्रपति भी मिल गई। और अब बात करते हैं चुनावी हलचल की। तो कल है सुमिरन 4 तारीख और 4 तारीख यानी कि वो दिन जब लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा आ जाएगा। और ये सारा जो खेल है ना, ये शुरू के मतलब 12 दोपहर के 12 या 2 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो अब लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 1 जून को जो लास्ट फेज का इलेक्शन हुआ था, वोटिंग हुई थी, उसके बाद जो एग्जिट पोल आए उस पर चर्चाएं गर्म हो गई। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत दिखाई गई, मिलना तय दिखाया गया है। और इस एग्जिट पोल के आने के बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां बीजेपी नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, वहीं कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल्स जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। राहुल गांधी को सुनते हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? 295। तो ये तो राहुल गांधी थे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत होंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सुधांशु त्रिवेदी जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मतलब इनकी हालत जानते क्या हो गई है? जैसे पुराने जमाने के बिगड़े दिल शहजादे होते थे ना, हम गलत नहीं हो सकते, सब गलत है। इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, कोर्ट गलत हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत हो सकती है, जनता गलत हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, ईमानदारी से चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करिए। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तो अब 24 घंटे की भी बात नहीं रह गई है। 24 घंटे की बात नहीं रह गई सुमिरन जी। एक्चुअली सुधांशु त्रिवेदी जो है विपक्ष के हमलों पर बात कर रहे थे। विपक्ष ने जो इल्जाम लगाए थे, कई आरोप लगाए थे, उसका जवाब दे रहे थे। शामिल करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव को। संजीव जी, ये इतने सारे एग्जिट पोल की जो कहानी है वो बीजेपी को जिता रही है, कहानी कहती क्या है, आप क्या देखते हैं? एग्जिट पोल तो कमाल के आए हैं मोहनलाल जी। मतलब जैसे कोई चुनावी नतीजे नहीं, सुनामी की घोषणा है। करीब करीब सारे एग्जिट पोल्स, जितनी बड़ी एजेंसीज हैं या बड़े चैनल्स जिन्होंने कंडक्ट करे, आप एक मोटा औसत निकालें तो 350 से 400 के बीच में एनडीए की सीट्स दे रहे हैं सारे एग्जिट पोल, जो मतलब प्रचंड बहुमत है। अब क्या यही फिगर्स और यही आंकड़े या यही नतीजे कल जब चुनाव परिणाम आते हैं उसमें परिलक्षित होते हैं तो कितने हद तक होते हैं, नहीं होते तो कितना इस टारगेट से मिस करते हैं। लेकिन आप बहुत ही कमाल, मैं तो बहुत ही अचंभित हूँ, क्योंकि मेरी समझ में आंकड़ा इससे काफी कम होना चाहिए था। मुझे लगता था हमेशा कि सरकार तो बन जाएगी ये, लेकिन ऐसा बहुमत। और मुझे तो लगता था कि 272 की चुनौती चल रही है, यहाँ तो चुनौती 350 के पार हो गई है। तो इसमें तो क्या कर सकते हैं। और ऐसी एजेंसीज जैसे माय इंडिया टुडे की माय एक्सेस जो पोल एजेंसी है, पोलस्टर्स हैं, प्रदीप गुप्ता, जिसने पिछले सालों में काफी अच्छा नाम कमाया है। मतलब बाय एंड लार्ज उसकी 80% की स्ट्राइक रेट है रफली। बस ये जरूर हैरानी की बात है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी भी इलेक्शन में कि सारे पोलस्टर्स डायरेक्शन एक हो सकता है लेकिन नंबर्स में भी इतनी समानता है, ऐसा अमूमन होता नहीं। तो ये एक जरूर और गौर करने वाली बात है, या जिस पे मेरा ध्यान गया है कि इतनी कमाल की कंसिस्टेंसी और एक समानता सभी पोलिंग एजेंसीज में, वो भी एक नई चीज है। अगर आप न्यूज़ 24 चाणक्य के सर्वे की बात करें तो पिछले 2 बार से इनके सर्वे ठीक साबित हो रहे थे। एक का नाम आपने बता ही दिया और उनका भी आंकड़ा यही है। देखिए, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और जो पेशे से प्रोफेशनल लोग पोलिंग ये सर्वेस कंडक्ट करते हैं, गलत कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं उनकी बेसिक इंटीग्रिटी को क्वेश्चन नहीं करता कभी। ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम भी घूमे हैं इलेक्शन में, हम भी अलग अलग स्टेट्स गए हैं, 10-12 दिन सड़क नापी है इस चुनाव में, तो उसमें महाराष्ट्र में जैसे इतने दिन थे, आंध्रा में थे, तेलंगाना में थे, राजस्थान में। लेकिन एक और जो मजेदार बात है
अब जैसे राजस्थान की बात है, तो राजस्थान में जो एग्जिट पोल्स हैं वो वही आंकड़ा दे रहे हैं जो मेरे दिमाग में था 18-7 के आसपास, 18 बीजेपी की 7 कांग्रेस। उससे मुझे जहां कभी तो मैं बड़े अविश्वास के साथ देखता हूँ और हैरत के साथ देखता हूँ, और कभी मुझे लगता है यार ये एग्जिट पोल कम से कम उस राज्य में तो बिल्कुल सही माफिक बैठ रहे हैं जहाँ की मैं भी थोड़ी गुना भाग बेहतर समझता हूँ। और प्रधानमंत्री और बीजेपी तो बिल्कुल इस तर्ज पे आ गए जैसे शपथ हो चुकी है ना, नए मंत्रिमंडल के गठन की चर्चाएं, लंबी बैठकें, तो बड़ा जबरदस्त तो कॉन्फिडेंस, और उसके हिसाब से ये पूरी मैसेजिंग, पूरा जो एक ऑप्टिक्स बन गई है कि अब जैसे कल तो रस्म अदायगी है, मतलब बाकी सब तो हो चुका है, लेकिन जैसे हम जानते हैं असली नतीजे तो कल ही आने। असली नतीजे कल आने हैं और कल ही हम भी आएंगे 1 घंटे का दिन भर लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जाने से पहले जी बिल्कुल, जाने से पहले स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, तो वो है मेंस T20 वर्ल्ड कप जो शुरू हो चुका है। जहां तक भारत की बात है तो भारत का पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट में होगा जून 5 को, लेकिन सबकी नज़र होगी भारत पाकिस्तान मुकाबले की जो होगा जून 9 को न्यूयॉर्क में।